गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से आ गए हैं चाइल्ड पेडागोजी के पार्ट 2 पर। आज हम लोग फिर 30 प्रश्न को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट और जेटेट के लिए, तो आप लोग बने रहिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके पहले अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चॉम्स्की का सिद्धांत। चॉम्स्की का विकास का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो भाषा पर। किस पर आधारित है? भाषा पर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चॉम्स्की का सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है। भाषा विकास से संबंधित है, जिसके तहत उन्होंने भाषा अर्जन क्षमता का प्रतिपादन किया। और भाषा अर्जन क्षमता का प्रतिपादन किसने किया? चॉम्स्की ने। किसने किया? चॉम्स्की। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक बालक वह है। भाई सृजनात्मक बालक कौन है? अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता है। गलत। सृजनात्मक बालक अवस्था को स्वीकारेगा, उस पर लड़ेगा, ठीक है। भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है, ये भी गलत है। हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। जो सृजनात्मक बालक रहता है वो हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या की ओर देखते हैं। सृजनात्मक बालकों की एक मुख्य विशेषता यह होती है कि वे लिक से हटकर सोचते हैं और नए व अनूठे प्रयोग करने के लिए जोखिम उठाने से नहीं डरते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में किसे किस मनोवैज्ञानिक होगा मिसप्रिंट है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिक भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवांशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया है? किसकी भूमिका? आनुवांशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है। कौन है? तो फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। सर फ्रांसिस गाल्टन ने मानव में व्यक्तिक भिन्नताओं और बुद्धिमत्ता पर आनुवंशिकता वंशानुक्रम के प्रभाव का सबसे पहले और व्यापक अध्ययन किया था। आनुवंशिकता के प्रभाव का सबसे पहले व्यापक अध्ययन किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऊष्मायन चरण। क्या कहलाता है? ऊष्मायन चरण। व्याख्या देख लेते हैं इसका। सृजनात्मक चिंतन के चरणों जैसे तैयारी, चिंतन के चरणों तैयारी, उद्भवन या ऊष्मायन, प्रकटीकरण, सत्यापन में ऊष्मायन वह अवस्था है जहाँ समस्या पर अचेतन रूप से मानसिक प्रक्रिया चलती है। समस्या पर अचेतन रूप से मानसिक प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक को किस प्रकार सहायता करती है? अगर बालक को सिद्धांत की समझ हो तो वह शिक्षक को किस प्रकार सहायता करती है? राइट ऑप्शन है सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। इसकी व्याख्या जरा देख लेते हैं। विकास के सिद्धांतों का ज्ञान होने से शिक्षक को यह समझने में आसानी होती है कि किस आयु वर्ग के बालक की क्या अवधारणाएं हैं और उसे कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपाय का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। क्या संबंध है? तो राइट ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। बाल अपराधों का मूल कारणों एवं उनके नियंत्रण का सीधा संबंध बालकों के मानसिक, संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? अच्छे संबंध के लिए क्या जरूरी है? पहला ऑप्शन है समय समय पर स्कूल की प्रगति गतिविधि की जानकारी समुदाय को देते रहना। बिल्कुल सही बात है। स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना। बिल्कुल ले सकते हैं। शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना। बिल्कुल रह सकते हैं। आनी ये सभी चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, स्कूल तो समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए ये सब जरूरी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्यालय और समुदाय के बीच मजबूत और सकारात्मक संबंध के लिए स्कूल गतिविधियों की जानकारी देना, समुदाय का सहयोग लेना और अभिभावकों में से संपर्क रखना सभी आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी? वाइगोत्स्की ने कौन सी अवधारणा दिया था? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। ले वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट JZPD की प्रसिद्ध अवधारणा दी थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मातृभाषा। मातृभाषा। इसकी व्याख्या है NEP 2020 के अनुसार कम से कम 5 तक कक्षा 5 तक प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा ही होना चाहिए। ये NEP 2020 मानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार निकृष्ट विकास क्षेत्र ZPD है। ऊपर वाला हम लोग क्वेश्चन में चर्चा की है कि वाइगोत्स्की ने ही निकटस्थ या समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD दिया था। अभी है क्या? बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर। वास्तविक क्षमता स्तर और कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर जो है सो ZPD है।
व्याख्या देख लेते हैं। जेडपीडी बच्चे के स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य और वयस्क सहयोगी के मार्गदर्शन में किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बालक के सीखने के लिए आकलन, मूल्यांकन व अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? अंतर, भिन्नता, आवश्यकता, संबंधों। तो संबंधों को प्रभावित करता है। व्याख्या है, प्रभावी शिक्षण के लिए आकलन, मूल्यांकन, अनुदेशन के आपसी संबंधों को मजबूत करना आवश्यक होता है। संबंधों को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए 12 देख लेते हैं। बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों को संकलन से बालक में पैदा होता है। बालक समस्या समझ गया। क्या समझ गया? बालक जो है सो समस्या समझ गया। अब उन आंकड़ों को एकत्र करेगा जो उसका समस्या का निदान होने में सहायक है। तो इस तरह के बालकों में क्या होती है? चिंतन पैदा होती है। चिंतन, सोचने की शक्ति। ठीक है, चिंतन में जो है विश्लेषण, संश्लेषण दोनों आएगा। ठीक है, व्याख्या इसका देख लेते हैं। तथ्यों को एकत्र कर उनकी छानबीन करने की प्रक्रिया बालक में चिंतन क्षमता को जन्म देती है। चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक गुण पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयां विजय पाने की प्रक्रिया है। कौन प्रक्रिया है कि लक्ष्य की प्राप्ति जो हो रही है उसमें बाधा डालती होती कठिनाई पर विजय पाने की प्रक्रिया है। क्या है? समस्या समाधान। अगर हम समस्या समाधान कर लेते हैं तो किसी पर भी विजय पा सकते हैं। चलिए व्याख्या है इसका। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बाधाओं को पार करते अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों को सहारा लिए बिना शाब्दिक वाक्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है? क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में, यानी आपको क्या बताना है? अवस्था बताना है। बालक जो है वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वाक्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संवेदी प्रेरक अवस्था में बालक वास्तविक संसार के विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक तत्वों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। बच्चे मूल्यांकन कर सकता है। संवेदी प्रेरक अवस्था में बालक कार्य गतिविधियों से अपनी मनोदशा को व्यक्त करता है। कौन गतिविधि? कार्य गतिविधियाँ। ठीक है, इस समय उसके आसपास शब्दावली नहीं होती है, कोई शब्दावली नहीं होती है, कोई शब्द नहीं होती है। वह चेहरे के भाव और कुछ समझता है।
चेहरे के भाव, चेहरा का भाव समझता है, वही बहुत कुछ समझता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया समानीकरण समानीकरण में निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना होता है, ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। सामान्यकरण, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ है विशेष या विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ एक समान और स्वाभाविक सामाजिक वातावरण में सीखने का अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 16, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा का अच्छी विशेषता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा प्रगतिशील कक्षा कक्ष, ठीक है, प्रगतिशील कक्षा कक्ष। इसकी व्याख्या की ओर देखते हैं। प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम बाल केंद्रित होती है, जहां सहयोगात्मक अध्ययन, समूह चर्चा और लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? कौन सी बुद्धि की बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हॉवार्ड गॉर्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की मुख्य आलोचना यह की जाती है कि यह ठोस अनुभव आधारित वैज्ञानिक प्रमाणों पर पूरी तरह आधारित नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे अलग नजरिए से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विकास निम्न में किस पर निर्भर है? विकास किस पर निर्भर है? आनुवंशिक बनावट पर इसमें विकास निर्भर करता है। भौतिक वातावरण पर, इस पर भी विकास निर्भर करता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इस पर भी विकास निर्भर करता है। तीनों कारक जो है जिस पर विकास निर्भर करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए 4 का 1 2 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देख लेते हैं। मानव विकास आनुवंशिकता, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को मिली-जुली अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। विकास में आनुवंशिकता भी आएगा, भौतिक पर्यावरण भी आएगा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये कथन है। इसका तर्क दिया हुआ है। अधिगम, अधिगम मीन्स होता है सीखना। अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना, ठीक है। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे हस्तांतरित किया जाता है। अगर हम कोई विद्यार्थी को निर्णय लेने में शामिल करेंगे, तो इसका थोड़ी ना मतलब होगा कि उसको हम डायरेक्ट सीखने के लिए हस्तांतरित मतलब सिखा रहे हैं।
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सही है बट आर गलत है, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये सही है लेकिन आर जो है सो गलत है। व्याख्या हम देख लेते हैं। बच्चों को निर्णय लेने में शामिल करना सही है, लेकिन ज्ञान का सीधा हस्तांतरण नहीं होता, बल्कि बच्चे अनुभवों से ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं। बच्चे अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं, डायरेक्ट हस्तांतरित नहीं होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। अपने कक्षा कक्ष के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? ये बात पर विचार नहीं करना है। विशिष्ट छात्रों की अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ये विचार होगा। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में सहायता करेगा? ये भी विचार करना चाहिए। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक प्राप्त करने में सहायता करेगी? ये भी विचार करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये नहीं लगता है कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, ये विचार नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन 2, 3, 4, ऑप्शन 2, 3, 4 किसमें है? 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 3 में है। 2, 3, 4 यही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याख्या है मूल्यांकन पद्धति चुनते समय शिक्षक को परिणामों के उपयोग, छात्रों के अधिगम स्तर और शिक्षण शास्त्र में सुधार जैसे पहलुओं पर विचार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। में कौन सी विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेश के लिए यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सौलिन्यता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ऑटिज्म सौलिन्यता से ग्रस्त बच्चों को पूर्वानुमानित निश्चित दिनचर्या पसंद होती है, इसलिए एक जैसी समय सारणी उनके लिए लाभकारी होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। शिशु के संवेग होते हैं अस्थिर और अस्पष्ट नहीं होगा। अस्थिर और अस्पष्ट, अस्थिर तो होगा बस, बट अस्पष्ट नहीं होगा। अस्थिर में अस्पष्ट यही वाला होगा। संवेग जो होगा अस्थिर और अस्पष्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या है शिशुआवस्था में बच्चों के संवेग क्षणिक, अत्यधिक परिवर्तनशील और पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 23 है। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 3 को 3 जोड़ 3 समझता है, यानी गुना को जोड़ समझता है। वह किस प्रकार से पीड़ित है? तो वह बच्चा डिसकैलकुलिया से पीड़ित है।
इसको गणना करने में कठिनाई होती है। व्याख्या है, गणितीय गणना संख्याओं को आपस में मिलाने या गणितीय चिन्हों, गुणा को जोड़ समझना आदि को समझने में कठिनाई डिसकैलकुलिया कहलाती है। मतलब गणित में कुछ अगर समस्या आती है बच्चों को तो वो डिसकैलकुलिया कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में कौन सहायक है? समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में कौन सहायक है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन की भावना समावेशी शिक्षा के लिए आएगा? नहीं आएगा। लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, ये भी नहीं आएगा। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, जैसा विद्यार्थी की आवश्यकता है वैसा उसको आवास मिलेगा, तो ये आएगा समावेशी शिक्षा में, ये सहायक है। ठीक है, व्याख्या इसका दिया हुआ, समावेशी शिक्षा में विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के अनुकूल शिक्षण पद्धतियों और उचित भौतिक शैक्षिक व्यवस्थाओं आवास का होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुभव व प्रशिक्षण, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गेट्स का है। किसका है? गेट्स का। आनुवांशिक विन्यास की पूर्वाधारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया, आनुवांशिक विन्यास के पूर्वाधारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये परिपक्वता कहलाती है। क्या कहलाती है? परिपक्वता। आनुवांशिक गुणों का समय के साथ स्वाभाविक रूप से बाहर आना और शारीरिक मानसिक रूप से विकसित होना परिपक्वता, मैचुरेशन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं करते हैं, इसमें भी अनुभव उसको प्राप्त होता है। बाहर घूमने जाते हैं, इसमें भी उसको अनुभव प्राप्त होता है। परीक्षा देने से भी अनुभव प्राप्त होता है। यानी सभी ये तीनों से अनुभव प्राप्त होता है। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। व्याख्या है, बच्चे विभिन्न गतिविधियों, स्वक्रियाओं और विविध जीवन अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है। लिखाई में उसको कठिनाई का सामना हो रहा है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? तो यह लक्षण जो है सो आलेख वैकल्य, आलेख वैकल्य की ओर इशारा करता है। इसमें बच्चा लिखने में परेशानी करता है, ठीक तरह से वो लिखना नहीं सकता है। ठीक है, पठन्य वैकल्य आ जाएगा तो पढ़ नहीं सकेगा। गणन वैकल्य आ जाएगा तो गणना, मैथ ठीक से नहीं बना पाएगा। ठीक है, व्याख्या इसका है, लिखने से संबंधित अक्षमता जैसे बर्तनी, अक्षर बनाने या हस्तलेखन में कठिनाई हो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं।
क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। अगर लिखने में कठिनाई हो तो उसे डिस्ग्राफिया कहेंगे। अगर गणना करने में कठिनाई हो तो उसे डिसकैलकुलिया कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को, निंदा मीन्स किसी की शिकायत करना, प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा होगा ऑप्शन? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या क्या है फर्स्ट से हम देखते हैं। निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा। अगर बच्चों का निंदा करना है तो उसके सकारात्मक प्रयास को भी दिखाना पड़ेगा। बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों में दोषी ठहराना कि बच्चा आखिर गलत कैसे हो गया, कौन सा कारक है। अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना। अच्छी भाषा का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यानी चारों का उपयोग करके निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्याख्या देख लेते हैं इसके पहले। यदि शिक्षक को कभी आलोचना, निंदा करना भी पड़े तो उससे पहले छात्र के अच्छे प्रयासों की सराहना करना उचित होता है ताकि उसका मनोबल ना गिरे। मनोबल को न गिराने के लिए डायरेक्ट निंदा नहीं करना है, उसके प्रयास की सराहना भी करना है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सुमेलित नहीं है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर ने कहा था, ये सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार भाषा सीखी जाती है, ना कि यह केवल उद्दीपक है। भाषा सीखने की चीज है। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जेटेट और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।